हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। तो कैसे हो लाडलो, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? चलिए, पढ़ना है हमें, ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करो। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीपीसी के बारे में कुछ चीजें। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के संदर्भ में इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस वीडियो में। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जाने से पहले अपन इस डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले समझिएगा सिंपल सा मतलब कि भैया ऐसे मान लो आप लोग कि ये है मिस्टर अपना क्या बोलते हैं, हीरा, मिस्टर हीरा। तो मिस्टर हीरा जो है, ही प्रेजेंटली डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं अभी। माइक्रोसॉफ्ट इनको जो है 20 लाख रुपए पर मंथ, 20 लाख रुपए पर मंथ, नहीं पर एनम कर लो यार, ज्यादा हो जाएगा, पर एनम जो है इनको पे कर रही है, ठीक है सर। 20 लाख रुपए पर एनम पे कर रही है। अब इनके पास जॉब का एक ऑफर आता है। क्या आता है? ऑफर आता है। मान लो विप्रो से इनके पास ऑफर आता है कि 30 लाख रुपए हम पर एनम आपको देंगे, आप हमारे को ज्वाइन करो। क्लियर है? तो क्या करेंगे मिस्टर हीरा जी? हीरा जी नाम ही हीरा है इनका, भैया नाम ही हीरा है। हीरे की कदर कौन करता है? जोरी करता है। तो जोरी ने कदर कर ली कि भैया तुम्हें पैसा कम मिल रहा है, तुम्हें 30 लाख रुपए देंगे, हमें ज्वाइन कर लो। मिस्टर हीरा क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए व्हाट ही लूज, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने क्या लूज किया? इन्होंने लूज किया 20 लाख रुपए की जॉब को। क्लियर है? तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए कॉस्ट हो गई 20 लाख रुपए। ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 20 लाख रुपए। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो इसको थोड़ा सा और एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं, इस एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। चलिए, अभी मिस्टर हीरा जो है, वापस से कंडीशन वही लो, इज प्रेजेंटली डूइंग जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, 20 लाख रुपए पर एनम इनकी जॉब है। विप्रो से इनके पास ऑफर आया है कि 30 लाख रुपीज पर एनम आप ले लो हमसे। अरे यार, एक तो ये हीरा ज्यादा हो गया, चलिए कोई नहीं। सो यहाँ देख लो, विप्रो से ऑफर आया 30 लाख पर एनम का। इसी दिन एक और कंपनी है हमारी, ले लो गूगल, और गूगल ने बोला भैया रुको, तुम अभी रुको, हम आपको 40 लाख रुपए पर एनम देंगे। तो दो ऑफर आ गए मिस्टर हीरा के पास, एक तो विप्रो से और एक आ गई गूगल से। तो हमने क्या कहा था, हीरा का नाम ही क्या है? हीरा। तो हीरे की कदर जोरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हीरा क्या करेंगे? बताओ क्या करेगा हीरा? माइक्रोसॉफ्ट को कंटिन्यू करेगा या कोई जॉब ज्वाइन, दूसरी जॉब चेंज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जॉब चेंज करेगा सर। चेंज करेगा तो कौन सी जॉब को चूज करेगा? ही विल गो फॉर गूगल, ऑब्वियस सी बात है। तो गूगल की जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए व्हाट ही लूज 20 लाख रुपीज। व्हाट ही लूज 20 लाख रुपीज? नो बेटा, ही लूज 30 लाख रुपीज। ही लूज 30 लाख रुपीज। आप बोलोगे सर 30 लाख तो कमा ही नहीं रहा था। भैया कमा नहीं रहा था, पर इसके पास जो अपॉर्चुनिटी जो थी, जो इसके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ने छोड़ी है, वो 20 लाख की नहीं छोड़ी है। जब 30 लाख की ऑफर आई है, ऑब्वियसली बात है 20 लाख की तो वैसे ही छोड़ देता ही। इसलिए 30 लाख, इसलिए 40 लाख को एक्सेप्ट करने के लिए छोड़ा क्या है? 30 लाख का पैकेज छोड़ा है। तो यहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारी, वो 30 लाख हो जाएगी। क्लियर है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 लाख हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 लाख नहीं होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंटली कमा के आ रहे हो उसको आप लूज कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने किसी एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, अगर कोई भी आपने अपना दूसरी अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप काम कर रहे थे, या फिर आपके पास काम का ऑफर था, कुछ भी मान लो, आपने एक दूसरी अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए, तो वही होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, अब लेके चलते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन पे जो है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं बार बार, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है भैया, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है। तो इतनी बार रिसोर्स बोला तो रिसोर्स के रेफरेंस में डेफिनेशन क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द सैक्रिफाइस फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। चलिए बेटा, इस पे थोड़ा इस जो टॉपिक है, ये जो शब्द आए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपके टॉर्च मारते हैं। थोड़ा सा क्या मारते हैं? टॉर्च मारते हैं। मारते हैं टॉर्च? टॉर्च मारे क्या? हाँ सर, टॉर्च मारो आप। चलो ठीक है भैया, हमने यहाँ पे
टॉर्च मारी, रोशनी डाली। क्या रोशनी डाली वो समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगर ले लो भैया, अब ये मिस्टर हीरा के पास जो है क्या है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड बेसिकली एक मेजरमेंट है, ये एक एरिया है 1 हेक्टेयर का, वो लैंड है। एंड ही हैज फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स, ही हैज फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव ए बी सी ले लो आप, ऑल्टरनेटिव ए बी सी ले लो। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ए में क्या है, कौन सी क्रॉप करेंगे ये, ही कैन ग्रो हेयर व्हीट, he can grow here बाजरा, he can grow rice फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, ठीक है। तो मान लो इनकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ रुपी कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो मान लो वीट का ये जो है प्रोडक्शन करेंगे तो वीट का इनको 10,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है सर। वीट का प्रोडक्शन 10,000 रुपये का हो जाएगा। अगर बाजरा ही उगाएंगे तो ये 8,000 का होगा, बाजरा जो उगाएंगे वो 8,000 का होगा। और राइस अगर करते हैं तो ये 14,000 रुपीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस गिवन सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है मिस्टर हीरा के लिए वो है रुपीज, वो क्या है, पहली बात तो ये चूज क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, राइस को ये प्रोड्यूस करेंगे। राइस को प्रोड्यूस करने के लिए इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट ही लूज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, जो कि क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, जो कि हमारा है यहाँ पर वीट वाला। 10,000 रुपए का नुकसान किया इन्होंने 14,000 रुपए को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बेसिकली 10,000 रुपए की खेती हो नहीं गई थी, बट इन्होंने 10,000 रुपए के ऑप्शन को छोड़ दिया 14,000 की अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। तो यही इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन काफी ढंग से समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। ये डेफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर दूं अब, बिल्कुल सर कर दो, आपको कौन रोकेगा, कैमरे में से आके थोड़ी मारोगे मुझे कि रब मत करो, मैं तो रब करूंगा। चलो ये कर दिया रब, क्या है मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी मोसी क्या है, एमओसी, और इसका दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। तो ये एमओसी, मोसी क्या है, ये मोसी है भैया, ध्यान देना मोसी क्या है, एमओसी है कि इट इज द रेट, ये क्या है, एक रेट है, इट इज द रेट एट विच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। क्लियर है, जब आप किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई दूसरी कमोडिटी सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उस रेट को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यही आपके पीपीसी के शेप को डिटरमाइन करती है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ पीपीसी। तो एमओसी को ही हम स्लोप ऑफ पीपीसी बोलते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, चेंज इन दिस ट्रायंगल मींस डेल्टा, इसका मतलब चेंज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अपन जब ट्रायंगल बनाए तो उसका मतलब समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम चेंज। सो चेंज इन लॉस ऑफ वाई अपॉन चेंज इन गेन ऑफ एक्स। सो आपकी एमओसी निकल के आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जो हमने एग्जांपल क्या अभी लिया है, पहले किया ही था ना, स्टार्टिंग में अपन पीपीसी का एग्जांपल लिया था, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एंड गुड एक्स गुड वाई। 0 प्रोड्यूस करते हो एक्स आप तो 10 प्रोड्यूस करोगे वाई, एक बढ़ाते हो प्रोडक्शन तो यहाँ पर हो जाएगा कम, फिर एक बढ़ाओगे और तो प्रोडक्शन हो जाएगा और कम, फिर एक बढ़ाओगे और तो प्रोडक्शन हो जाएगा और कम, और फिर और बढ़ाओगे एक तो प्रोडक्शन हो जाएगा नील बटा सन्नाटा। चलिए, तो हर एडिशनल एक्स के लिए यू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई, हर एडिशनल एक्स के लिए यू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई। वेरी गुड बच्चों, ये तो आपको पता ही है, हर एक एक्स के लिए आप कुछ यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये जो सैक्रिफाइस आप जो कर रहे हो ना, वो किस रेट से कर रहे हो, 1 2 3 4, दिस इज योर एमओसी, ठीक है। चेंज इन लॉस ऑफ वाई, यहाँ पे क्या है 1, चेंज इन गेन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1 बटा 1 इक्वल्स टू 1, चेंज इन लॉस ऑफ वाई अपॉन चेंज इन गेन ऑफ एक्स, ठीक है। देन इसके बाद अगली यूनिट आपको बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक और एक्स के लिए अब की बार 2 सैक्रिफाइस कर दी, तो चेंज इन लॉस ऑफ वाई इज 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 3 एंड 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4। तो ये आपका एमओसी निकल के आ गया। क्लियर है,
तो रेट, जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वाई कमोडिटी को हर एडिशनल एक्स के लिए, उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जिस रेट से भी आप एक्स कमोडिटी को बनाने के लिए वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसी रेट को, उसी स्पीड को, उसी आपकी इंटेंसिटी को बार बार आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको बोलेंगे हम एमओसी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो समझ में आ गया होगा। इसको रब कर दूंगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो तो भैया क्या कर सकते हैं? बोले सर कुछ नहीं कर सकते, कैमरे में से निकल के तो मार नहीं सकते, तो मैं तो करूंगा रब। ठीक है, तो यार रब करना जरूरी है मेरे पास। देखो जगह कम है, स्मार्ट बोर्ड अपने पास बस की बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली मजा इसी पे आ रहा है मेरे को, तो बोर्ड का अपना फील है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद डायग्राम की बात, डायग्रामेटिकली इसको समझना तो समझ लो बेटा। ये आपका क्या था? ये आपका सर पीपीसी था। वेरी गुड, यही पीपीसी है, बिल्कुल अच्छी बात है। गुड एक्स एंड गुड वाई। नाउ यहां पर आप जो है ये देखिए, ये इतना एक्स बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ले लो ओ, ओ क्यू, ओ आर, कुछ भी ले लो। ठीक है, नाउ अब आपको अगर एक एक्स और बढ़ाना है, आपको एक एक्स और बढ़ाना है, तो ओ क्यू वन, तो आपने क्या किया? कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर दी वाई की, कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर दी वाई की। क्लियर है? तो ये जो आपने सेक्रीफाइस किया ना बेटा, ये जो सेक्रीफाइस किया है, दिस इज योर एमओसी। क्लियर है? यही आपका क्या है? एमओसी है। सिंपल। तो डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एमओसी के शेप क्या क्या हो सकते हैं? तो शेप्स ऑफ एमओसी देख लो आप। शेप्स ऑफ एमओसी, एक शेप तो हम जानते हैं भैया, एक शेप तो जानते हैं क्या? अगर एमओसी इंक्रीजिंग हो, अगर एमओसी इंक्रीजिंग हो तो शेप क्या होगा? तो शेप होएगा कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? कॉनकेव होगा सर। ठीक है, हमने देखा भी था ना इससे पहले, तो पीपीसी का डायग्राम तो यही तो था कि ये कॉम्बिनेशंस ले लो आप, छोटा छोटा लिख दो कॉम्बिनेशन को, COMB लिख रहा हूं मैं, ABCD and E, and X good, Y good is 0 1 2 3 4 10 9 7 6 0. Your MOC is 1 2 3 4. ठीक है, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? वो ऐसा होगा कि कॉनकेव हम बना देंगे, A B C D and E। ये आपका हो गया एमओसी, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसकी वजह से आपका आ गया शेप पीपीसी का कॉनकेव। क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर हुई। दूसरा शेप ले लो सर, इंक्रीजिंग लिया है सर तो डिक्रीजिंग भी ले लो। वेरी गुड बेटा। अगर एमओसी डिक्रीजिंग होती तो सर क्या होता? तो शेप जो आता वो आता कॉन्वेक्स। क्या आता? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर है? ये शेप हो जाता। सर न्यूमेरिकली बताइए। लो बेटा, आपके लिए तो जान भी हाजिर है भैया। आप बोलो और मैं काम ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ABCD E। अब यहाँ पर ले लो वही एक्स एंड वाई एंड MOC। तो एक्स और वाई को 0 1 2 3 4 10 6 3, इसको मतलब फिर 4, फिर 3, देन 1 तो 2 एंड देन 0 तो 1। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एमओसी हो गया, डिक्रीजिंग एमओसी हो गया ना भैया। तो डिक्रीजिंग एमओसी में शेप कैसा आएगा? कॉन्वेक्स बनेगा। शेप कैसा बनेगा पीपीसी का? कॉन्वेक्स बनेगा। तो रफ एंड डायग्राम बनाने हैं हमें, हमेशा रफ एंड डायग्राम ही बनाने हैं। तो ये हो गया गुड एक्स, गुड वाई, और ये हमारा पीपीसी बन गया ABCD और E। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायग्राम कॉन्वेक्स पीपीसी का। क्लियर है? अब सर आपने इंक्रीजिंग ले लिया, डिक्रीजिंग ले लिया, ऐसा भी तो ले लो कि चेंज ही ना हो। अगर मतलब चेंज मतलब जो हो वो कांस्टेंट हो, चेंज जो हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो मैं इसको प्लीज रब करना चाहता हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। तो इसको मैं रब करूंगा ना, मुझे जरूरत है इसकी जगह की, तो इस जगह को मैं यूटिलाइज करूंगा अभी एक और डायग्राम के लिए।
चलिए, नाउ टेक थर्ड केस, जहां पर आपका रेट जो है, जो एमओसी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेक्रीफाइस होगा वो कांस्टेंट हो गया सर। ऐसे में पीपीसी कैसा बनेगा बेटा, पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा ये, ठीक है। तो कैसा दिखेगा वो देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल अगेन, कॉम्बिनेशन एक्स वाई एंड एमओसी, ए बी सी डी ई एंड यहाँ भी आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 10 8 6 4 2 0। तो हर बार एमओसी क्या आ गया, 2 2 2 2 2, क्लियर है। तो कांस्टेंट एमओसी हो गया। कांस्टेंट एमओसी होता कब है, मैं एक और बताता हूँ आपको मैं, ऐसा सर होगा कब, ऐसा कब होगा, व्हेन, लाल पेन से लिख देता हूँ, ऐसा कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर equally efficient for both x and y। जब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है एक्स और वाई को बनाने के लिए, तो जो हम सेक्रीफाइस करेंगे एडिशनल एक्स के लिए वाई का, वो सेम रेट से करेंगे, क्लियर है। तो डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन गया, ये पॉइंट ए बी सी ई एंड एफ, ठीक है। तो ऐसे आपका पीपीसी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, कोसेंट एमओसी की वजह से। तो तीन तरह के शेप होते हैं, हमारा जो शेप होता है वो होता है पीपीसी का कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, इसके बाद जो है आपको समझना ये है कि सर क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जो कि हम बोलेंगे थोड़ा टफ हो सके। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकने वाले मैं तीन एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, इंडिया इंपोर्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी, इंडिया इंपोर्ट करती है नई टेक्नोलॉजी को यूएसए से, वुड इट सोल्व सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, क्या ये सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व करेगी, जो हमारा चैप्टर था ये बेसिकली उससे रिलेटेड बात है। और हमको ये भी बताना है कि पीपीसी पे किसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन पीपीसी, ये भी हम बताएं। तो सर देखिएगा, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नया रिसोर्स आएगा, नया टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो एडवांस होगी, तो आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल वो इंक्रीज होगा, इकोनॉमी का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात हमारा पीपीसी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा सर, पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट टू राइट, क्लियर है। पहली बात, पीपीसी शिफ्ट कर देगा राइट साइड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सोल्व कर देगी सेंट्रल प्रॉब्लम, तो नो, इट कैनोट, इट कैनोट, सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि इंडिया का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, समझ में आता है, लेकिन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है, अनलिमिटेड है। आपकी इस एक काम से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों की जरूरतें आप पूरी भी कर दोगे, लेकिन वो वापस से आ जाएगी, वापस से खड़ी हो जाएगी नई जरूरतें। तो आप जो है एक हद तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, एक हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन अगेन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर, तो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन सर, गवर्नमेंट ने चलाई एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने के लिए कोई स्कीम लगाई है, इसका इफेक्ट क्या है पीपीसी पे, इससे आपकी कंट्री के पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर देखिएगा, एक पॉइंट समझने का यहाँ पर यह है, क्या है, आप ये चेक करिए कि क्या कोई नया रिसोर्स आ रहा है इकोनॉमी में, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इस सिचुएशन से कोई नया रिसोर्स या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी, देखो ये इकोनॉमी का पीपीसी है, पीपीसी का मतलब जब इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेगी तो पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कब होगा, और पीपीसी कंडीशन क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की, इसका मतलब क्या है, अवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर आइडियल, इन द गिवन केस अवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर आइडियल,
अवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर आइडियल। भैया खाली पड़े हैं, वो आइडियल है, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो क्या होगा इस कंडीशन से, इस कंडीशन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट स्कीम से क्या होगा, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वी आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड पीपीसी, वी आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड पीपीसी, क्योंकि रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं है। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट स्कीम करोगे तो रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा तो वी मूव टुवर्ड्स पीपीसी, वी मूव टुवर्ड्स पीपीसी। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं पीपीसी के अंडर ऑपरेट कर रही है। जब रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, तो वी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी, हमारा प्रोडक्शन पीपीसी की ओर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तीसरी चीज देखिएगा, पीपीसी शिफ्ट टू द राइट विल इट बी पैरेलल टू ओल्डर वन। क्या ऐसा जरूरी है कि जब ये पीपीसी हम शिफ्ट करें, जब पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, ये मान लो ए बी है, तो क्या जरूरी है कि पीपीसी जो है वो पैरेलल हो पुराने वाले के? तो नया पीपीसी बन गया, ये आपको पैरेलल दिख रहा है, तो क्या जरूरी है पैरेलल हो? तो नहीं सर, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है पैरेलल हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि इधर कम ऊपर ज्यादा, या इधर कम, कैसा भी हो सकता है। बिकॉज बेसिकली शेप ऑफ पीपीसी डिपेंड्स ऑन एमओसी। शेप जो है किस पे डिपेंड करती है, वो एमओसी पे डिपेंड करती है। और एमओसी कैसी भी हो सकती है, एमओसी कम ज्यादा हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी है, ठीक है, एमओसी कम ज्यादा हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी कि शेप बराबर आए, ठीक है। तो बेसिकली शेप पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको फोकस ये करना है कि क्या हमारे रिसोर्स बढ़ रहे हैं या टेक्नोलॉजी बढ़ रही, इंप्रूव हो रही हो। नए रिसोर्स या नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो उस केस में पीपीसी शिफ्ट करेगा और अदरवाइज नहीं करेगा। ये गलत कंडीशन हो गई कि अगर आपके कोई केस हो गया कि पैरेलल होना जरूरी नहीं है नए पीपीसी का पुराने पीपीसी के, क्योंकि पीपीसी का शेप एमओसी डिसाइड करती है, और एमओसी जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन अलग तरह से हो सकती है, सेम प्रोपोर्शन में फ्लक्चुएशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात भी हो गई, ठीक है। इसके बाद एक मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे देश में अभी केदारनाथ में बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, ठीक है, केदारनाथ में बाढ़ आ गई, तो उसका सर हमारे इकोनॉमी के पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या पीपीसी शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, और पीपीसी शिफ्ट नहीं करेगा? तो सर पीपीसी शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो गए। तो अगर आपकी इकोनॉमी की बाढ़ आएगी तो आपके रिसोर्सेज बह जाएंगे ना, ह्यूमन रिसोर्स भी मर गए वहां पे, 1000 2000 5000 10,000 जो भी है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे वो भी डिस्ट्रक्ट हो गए। तो हमारी प्रोडक्शन पोटेंशियल पहले से कहीं ना कहीं कम हो गया होगा। पहले हमारे पास जो रिसोर्स थे अब वो कम हो गए, तुम्हारी कैपेसिटी भी कम हो गई। क्लियर है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें बेसिक मुद्दा क्या है, आपको देखना क्या है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हो या घट रहे हो। एग्जिस्टिंग रिसोर्स से अगर रिसोर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो पीपीसी शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, और नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, पुरानी टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड हो जाएगी तो पीपीसी शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, ठीक है जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए इस केस में। सो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आ गया दोस्त, मुझे पता है आ गया होगा। और कैसे समझाऊंगे, इससे अच्छा क्या समझाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया समझा दिया गया, आपको समझ में आया, 100% बात है। तो जब समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगेन अपने लास्ट जो हमारा नोट है कि पढ़ाई करो, मौज लो, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई में मौज लो, मौजी एटीट्यूड से पढ़ो, टेंशन मत लो, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।